दोस्तों, मैं मदन सर यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपने स्थिर विद्युत की जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका अपने आज टॉपिक देखने जा रहे हैं कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कूलाम के नियम में से पहले अपने थोड़ा सा 11th क्लास में चलते हैं। 11th क्लास में जैसे आपने न्यूटन का नियम पढ़ा था, न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दिया गया था। अपने पास दो द्रव्यमान थे, m1 और m2। तो न्यूटन के अनुसार इन दोनों द्रव्यमानों पर लगने वाला जो आकर्षण बल था, इन द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी की वर्ग की क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था। तो इसी का कंपैरिजन अपने आज कर रहे हैं कूलाम के नियम से। तो कूलाम ने क्या नियम दिया है कि अपने पास कोई भी दो बिंदुवत आवेश है, यहाँ पे द्रव्यमान थे और वहां पर अपने पास क्या आएंगे, आवेश आएंगे। जैसे अपने पास ये दो बिंदुवत आवेश है Q1 और Q2। अगर ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो इसमें कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। अगर ये दोनों असमान प्रकृति के हैं तो इसमें से कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। इसका मतलब कि नहीं, दो आवेशों के बीच लगने वाला या तो आकर्षण या कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। इन आवेशों के गुणनफल यहाँ पे अपने पास आ जाएगा Q1 और Q2 और बीच की दूरी अपने पास कितनी है, R है। तो अपने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसी को ढाल देंगे। गुरुत्वाकर्षण में ओनली कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल होता है। और जो आपके पास स्थिर विद्युत बल है इसके अंदर, क्योंकि दोनों चार्ज होते हैं आवेशों के बीच में, तो इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लगता है। तो अपने पास किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो इन बलों की जो दिशाएं होती हैं, ये आपके पास इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है इनके अनुदिश ली जाती है। तो अपने यहां से इस पे बल की बात करें तो 1 पे कौन सा बल लगाएगा, 2 वाला, और 2 पे कौन सा लगा रहा है, 1 वाला। यानी बलों की दिशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश है। मैंने यहाँ पर जो दोनों बल हैं उनकी प्रकृति क्या दी है, समान दी है। इसलिए ये वाला जो है, इस वाले को जो Q1 आवेश है ये Q2 है, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब अपने ये नियम लिखते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 कि कूलाम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों को कंबाइंड करेंगे। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ K नियतांक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो अपने पास K आया है, K का जो मान है ये दो चीजों पे निर्भर कर रहा है। अपने पास K की जो वैल्यू होती है, एक आपके पास दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, और एक जो K का मान अपने पास मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। तो K का मान निम्न निर्भर करता है। अब यहां से अपने पास दो चीज है, K का मान फर्स्ट ऑफ मात्रक पद्धति पर भी निर्भर, ये भी अपने देखेंगे। और दूसरी बात है दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर। अब दोस्तों अपने यहां से बात करते हैं K की। K को ले चलते हैं। K
के का मान ज्ञात करना। अब के का मान होता है अपने पास के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो ये एप्सिलॉन नॉट आई है अपने पास, ये है यहाँ पर वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब दोस्तों अपने पास दो आवेश है और दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है, यानी दोनों आवेशों के बीच में या तो वायु है या अपने पास निर्वात है, तो आपके पास अपने पास जो बल लगेगा इन आवेशों के बीच में, उसकी वैल्यू क्या आएगी? सबसे ज्यादा आएगी। अगर फिर अपने बात करें दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम रख देते हैं, कोई भी अगर माध्यम रखेंगे तो लगने वाला बल है वो अपने पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे अपने पास एक पत्थर है, उसको हवा में फेंकेंगे उतने ही बल से तो वो ज्यादा दूरी पे जाएगा, और पानी में फेंकेंगे तो वो आपके पास क्या होगा? कम दूरी पर जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी उसके ऊपर क्या करता है? बल लगाता है, जिसकी वजह से आपके पास पत्थर को ज्यादा डिस्टेंस करने में अपने पास क्या होती है? बाधाएं आती है। तो ये चीज अपने पास इसके अंदर है। तो अपने अलग अलग माध्यम, जैसे बीच में अगर अपने पास माध्यम वायु है या निर्वात है तो अपने वायु या निर्वात की विद्युतशीलता रखेंगे। अगर बीच के अंदर दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम आ जाता है तो आप वहां पर माध्यम की विद्युतशीलता लिखेंगे। यानी अपने पास वायु या निर्वात है तो वायु आपके पास माध्यम है बीच का, तो वायु दोनों आवेशों के बीच पर लगने वाले बल के ऊपर क्या करता है? निर्भर करती है। और बीच में अगर अपने कोई माध्यम रख देंगे तो वो माध्यम निर्भर करेगा कि दोनों आवेशों के बीच में अपने पास कितना बल लग रहा है। तो अब अपने देखते हैं यहां से, और जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब अपने यहाँ पे इन सब की वैल्यू रखेंगे 8.85, पाई की वैल्यू 22/7 और 4, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 9 गुणा 10⁻9। ये अपने पास के की वैल्यू है एम के सिस्टम के अंदर, या अपने एसआई बोल सकते हैं। तो के का मान अपनों ने एम के एस के अंदर निकाला है, जो अपने पास है 9 इंटू 10⁻9। अब अपने यहां से इसकी यूनिट के बारे में सोचते हैं। अगर आप यहां से के निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले से मैं के निकाल रहा हूं, जैसे अपने यहां से के निकालें तो के की वैल्यू आएगी FR² अपॉन Q1 Q2। तो अगर मैं यहां से के की यूनिट बनाऊं तो एफ की यूनिट क्या होती है मेरे पास? न्यूटन, इंटू आर की यूनिट मेरे पास क्या होगी? मीटर स्क्वायर, अपॉन चार्ज को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा? कूलम्ब का स्क्वायर। अब अपने यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू रख सकते हैं। कैसे? एप्सिलॉन नॉट अगर आप यहाँ से निकालोगे तो एप्सिलॉन नॉट को अगर इस साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/k। 4 पाई कांस्टेंट है, 1/k। के की जो यूनिट आई है उसका क्या कर दो? उल्टा कर दो। तो के की यूनिट अपने पास क्या मिली है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। तो इसकी क्या आएगी? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट को अपने लिख देंगे। अब ये तो बात की अपने एम के सिस्टम के लिए के का मान। अब न्यूमेरिकल्स में अपने के की वैल्यू को ये यूज करेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट और ये रखेंगे तो कैलकुलेशन अपने पास क्या हो जाएगी? और ज्यादा आपने करनी पड़ेगी। इसलिए डायरेक्ट अपने न्यूमेरिकल्स में के की वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 10⁻9। अब अपने सीजीएस सिस्टम की बात करें, अगर मैं यहाँ से सीजीएस सिस्टम की बात करता हूँ तो सीजीएस के अंदर जो के की वैल्यू होती है वो अपने पास होती है 1। यूनिट की बात करें, न्यूटन की जगह अपने पास क्या आएगा? टाइम, और मीटर स्क्वायर की जगह क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपने कूलम्ब स्क्वायर की जगह आएगा स्टेट कूलम्ब, ESU का स्क्वायर लगा देंगे अपने पास। तो सीजीएस सिस्टम में के की यूनिट होती है अपने पास 1, और एनके सिस्टम में अपने पास इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9 होती है। तो अब दोस्तों दो आवेश है अपने पास Q1 और Q2। Q1 व Q2 आवेश जब वायु या
वायु या निर्वात में रखे हो तो इन पर लगने वाला बल, तो अपने लिखेंगे एफ एयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर डाल देंगे 4। ये अपने पास किसके लिए आया है? एयर के लिए आया है। अब अपने बात करें Q1 और Q2 जब वायु या निर्वात में रखें, अगर आपके पास कोई माध्यम में रखे हो, तो ये अपनों ने केस कब की है? जब K का मान अपनों ने ज्ञात कब किया है? जब आपके पास वायु या निर्वात है। Q1 व Q2 के बीच में कोई माध्यम हो, अगर कोई माध्यम लेंगे तो Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों अभी अभी मैंने जिक्र किया था, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट क्या होता है, मैंने वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और यहाँ पे ये एप्सिलॉन क्या है? ये अपने पास एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। मैं रिपीट कर रहा हूं हल्का सा कि अपने कूलाम का नियम, कोई भी दो आवेश है स्थिर आवेशों के बीच, बिंदुवत आवेशों के बीच, स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर अपनों ने देखा यहाँ से एक्सप्रेशन में अपने पास F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर मिला, तो K अपने पास यहाँ से ढूंढा कि जो K है इसका जो मान है ये नियतांक है, और इसका मान दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो मात्रक पत्ती पर और एक दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर। तो पहले हम लोगों ने दोनों जो K का मान ज्ञात कर रहे हैं उस दोनों आवेशों के बीच के अंदर मैंने वायु या निर्वात ले लिया, तो K की वैल्यू होती है अपने पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट आपको मैंने बता दिया ये वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है, ये रख के यहाँ पे सोल्व किया तो K की वैल्यू n के सिस्टम में अपने पास आ गई 9 × 10⁹ यूनिट मैंने यहाँ से निकाली है Fr²/Q1 Q2 न्यूटन × मीटर² कूलाम स्क्वायर। फिर अपने अगर K की बजाय एप्सिलॉन नॉट निकाले तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गए तो ये 1/K और 1/K, यानी जो ये यूनिट आई इसका मैंने अपोजिट कर दिया। सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट अपने पास 1 होती है, यानी सॉरी इसका मान 1 होता है, और इसकी यूनिट न्यूटन की जगह अपने क्या रखा है डाई, और सेंटीमीटर, ये मीटर की जगह क्या रखा है सेंटीमीटर, और इसकी जगह अपने स्टेट कूलम इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट। उसके बाद दोस्तों ये फॉर्मूला अपने पास किसके लिए बन गया? निर्वात के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब इनके बीच में कोई अगर माध्यम हो तो हमने लिख दिया Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और जो यहाँ पे एप्सिलॉन आई है अपने पास ये माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। अब अपने माध्यम पे फोर्स निकालेंगे। जैसे अपने पास दो आवेशों के बीच में कोई माध्यम रखा हुआ है तो Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर डाल देंगे 2, यही सेम लिखा है हमने 2 नंबर समीकरण। अब अपने एक वर्ड आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, या अपने इसे बोलते हैं पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक इसे दोस्तों अपने डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर या के से। मैं यहाँ पे के से डिनोट कर रहा हूँ इसको। ये क्या होती है? अभी अपने समझ रहे थे कि कोई भी दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच में जब आपके पास बीच का माध्यम दोनों के बीच में अगर वायु या निर्वात है तो लगने वाला बल का मान क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। मैंने आपको बताया कोई भी पत्थर को हवा में फेंकेंगे तो ज्यादा दूरी पे जाएगा, पानी में फेंकेंगे तो कम दूरी पे जाएगा।
जैसे अपने सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अपने हाथ को हिलाते हैं, अगर हवा में हिलाएंगे तो अपने को कम जोर आएगा, अगर इसी हाथ को अगर अपने पानी में हिलाएंगे तो अपने को क्या होगा, ज्यादा जोर आएगा। तो इसका मतलब हवा में अपने पास लगने वाला बल होता है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा दोनों आवेशों के बीच में, और बीच में कोई मीडियम लेंगे तो बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस मीडियम के कंपेयर देन हवा में कितना ज्यादा बल लगा, वो जितने ज्यादा बल लगेगा उसके मान को अपने क्या कहते हैं, पराविद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। दोबारा देखिए कि अपने जब दो आवेश हैं, दोनों आवेश जब वायु या निर्वात में रखे हैं तो इस पे लगने वाला बल क्या होगा, ज्यादा होगा, माध्यम में क्या होगा, कम होगा। माध्यम से निर्वात में या वायु में कितने गुना क्या लगा, ज्यादा लगा, उसे अपने क्या कहते हैं, पराविद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो देखिए K इक्वल टू क्या बनेगा, यानी एयर बाई क्या होगा, मीडियम, क्योंकि मीडियम एयर में मीडियम का डिवाइड करेंगे तब एयर में जितने गुना ज्यादा लगेगा वो अपने पास निकल जाएगा। जैसे आपसे पूछ ले कि 10 2 से कितने गुना है, तो 5 गुना है, क्योंकि 10 में मैंने किसका भाग दे दिया, 2 से, तो 10 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 5। ऐसे ही एयर में किसका भाग दे दूंगा, मीडियम, तो एयर का फोर्स मीडियम से कितने गुना ज्यादा है वो अपने पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो अपने यहां से एफ एयर निकालें, तो एयर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये सब कैंसिल आउट हो रहे हैं, अपने पास बचेगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट या 1 बाई एप्सिलॉन। तो दोस्तों यहाँ से फॉर्मूला बनेगा K इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इन दोनों में संबंध क्या होगा, एप्सिलॉन की अगर वैल्यू निकालें तो K इंटू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, K क्या है, पराविद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट जो माध्यम ये एयर की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन क्या आपके पास माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। इसका मतलब अपने पास क्या मिला, माध्यम की जो निरपेक्ष विद्युतशीलता है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता से कितने गुना है, यहाँ पे K गुना क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अपने यहां से इसका बल भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब मैं यहां से जो ये एप्सिलॉन निकाला है मैंने, इसकी वैल्यू को मैं पुट आउट करता हूं सेकंड नंबर इक्वेशन में। तो यहाँ पे पुट वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। अब अपने सेकंड में पुट करें तो Fn इक्वल टू क्या बना अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। या आपने लिख सकते हैं एप्सिलॉन की जगह 1/4 पाई, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, K एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों इसमें K को छोड़ दो, इस K को अगर मैं छोड़ देता हूं और बाकी में सबकी अगर बात करूं यहाँ पे तो क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है, F एयर की। तो F एयर बाई यहाँ से क्या बन जाएगा, K। इसका मतलब अपने फॉर्मूला क्या बना, Fm इक्वल टू F एयर बाई K। ये अपने पास एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा यहाँ से, जिस पे अपने न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसका मतलब Fm यानी Fm क्या है, मीडियम पर लगने वाला फोर्स, F एयर क्या है, दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला फोर्स, और K क्या है आपके पास पराविद्युतांक है। अब अपने इन तीनों चीजों में से कोई भी आपको दो चीजें क्वेश्चन में दी जाएंगी और तीसरी आपको निकालनी है। जैसे आपको कह दे कि वायु में जो बल है, कोई भी दो आवेश है वो वायु में रखे हुए हैं, तब जो बल लग रहा है वो 18 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, और मान इसका पराविद्युतांक कितना दे दे, 6 दे दे। तो मीडियम का बल पूछ ले तो 18 के अंदर 6 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अरे बात समझ में। अब अपने अगर आपसे पराविद्युतांक पूछ ले एयर का और मीडियम का फोर्स दे दे तो भी अपने क्या करेंगे, इस K को इधर ले जाएंगे और Fm को इसके अपॉन में लाकर अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब अपने बात आ रही थी अपेक्षिक विद्युतशीलता की, इसका मैं जिक्र कर रहा हूं यहाँ पे अपेक्षिक विद्युतशीलता का। जैसे
एप्सिलॉन आर, या आपने इसको किससे लिखते थे, के से। इसकी वैल्यू हमेशा जो आपके पास होती है वो एक से क्या होगी, ज्यादा होगी, या एक से क्या होगी, एक के क्या होगी, बराबर होगी। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर निर्वात के लिए, निर्वात के लिए अगर इसकी बात करें तो इसका मान अपने पास कितना होता है, 1 होता है। अगर वायु की बात करें, वायु की अगर बात करते हैं तो इसकी वैल्यू 1.00059 होती है। ऑक्सीजन की अगर अपने बात करें, ऑक्सीजन की 1.00053 होती है। कांच के लिए अगर इसकी बात करें तो 7 से 10 के बीच में होती है। और भी अगर अपने देख सकते हैं, जैसे उसके लिए करें, धातु के लिए करें, धातु के लिए इसकी जो वैल्यू होती है अपने पास वो अनंत होती है। आसुत जल के लिए बात करें, आसुत जल की बात करें तो ये 80 होती है। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें और क्या निकलती है कि जो ये सब वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पर, इसकी एप्सिलॉन आर की, ये आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होती है। निर्वात के लिए 1, वायु के लिए 1.00059, ऑक्सीजन के लिए 1.0053, कांच के लिए 7 से 10, धातु के लिए इनफाइनाइट, आसुत जल के लिए अपने पास कितनी होती है, 80 होती है। और इसमें रबड़ की अगर अपने बात करें तो रबड़ के लिए इसकी वैल्यू होती है अपने पास 7। तो इस तरह से अपने इनके डिफरेंट वैल्यू को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां से अपने एक क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे अपने पूछ लिया जाता है कि आपके पास दो आवेश हैं और दोनों आवेशों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच के अंदर एक तांबे की पट्टिका रख दी जाती है, या धातु की पट्टिका अगर अपने दोनों आवेशों के बीच में रख देते हैं तो लगने वाले बल का मान कितना होगा। कोई भी दो आवेश है, जैसे ये दो आवेश है अपने पास, इनके बीच में तांबे की पट्टिका रख दी Q1 Q2 के बीच में, तो वो पूछ रहा है कि लगने वाले बल का मान कितना होगा। तो दोस्तों अपने को पता है कि धातु मीडियम के लिए निकाल रहे अपनी, तो F एयर बाई की, और धातु तांबा अपने पास क्या है, धातु, और धातुओं के लिए पैराविद्युतांक कितना होता है, अनंत। मैंने अभी अभी लिखा है कि धातुओं के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, पैराविद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता की। तो धातुओं के लिए अगर अपने यहाँ पे इनफाइनाइट रखें तो 1/इनफाइनाइट निकालेंगे तो अपने पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी अपने पास रिजल्ट आया है, ये भी अपने पास एक एक नंबर क्वेश्चन करने के लिए इंपॉर्टेंस है। तो अपने आज इस क्लास के अंदर क्या देखा है कि कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग अपनों ने यहाँ पे कांस्टेंट निकाला कि, और के का मान निकाला है अपनों ने। एक तो मात्रक पत्ती पर निर्भर करता है और एक अपने पास मात्रक पत्ती के साथ साथ दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, उसको अपनों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से अपने दो रिजल्ट मिले, एक तो Fm इक्वल टू F एयर बाई की, और एक अपनों ने निकाला है कि धातु होती है दो आवेशों के बीच में रखी हुई, तो उन पर लगने वाला जो बल है वो अपने पास कितना होता है, 0 हो जाता है, क्योंकि धातुओं का पैराविद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कूलाम के नियम का सैद्धांतिक रूप है उसके बारे में पढ़ेंगे।